आम आदमी विपत्ति में है और अडानी अंबानी की संपत्ति में हजारों गुना की वृद्धि है। अडानी अंबानी की संपत्ति हजारों गुना बढ़ रही है। आखिर क्यों हो रहा है? आप सारी पॉलिसी, सारी नीतियां उनको फायदा पहुंचाने के लिए लाते हैं। ऐसे समय में जब देश महामारी से जूझ रहा है, आपने 6 एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अडानी को बेच दिया। सेना जिस एयर स्ट्राइक को नकार रही है, उस एयर स्ट्राइक को तमाम टीवी चैनल और तमाम वरिष्ठ पत्रकार गुणगान करने में लगे हुए हैं। आप इसको किस रूप में देखेंगे? नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। देश कोरोना नामक महामारी से तो जूझ ही रहा है, इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर राजनीतिक रूप से तमाम समस्याओं को फेस कर रहा है। आज इन सभी चीज़ों पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे इस खास बातचीत में। अभी आपदा में अवसर जैसे टर्म्स कॉइन किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, यहाँ तक कि आपकी पार्टी के नेता, यहाँ तक कि आप खुद। ये ऐसा क्या हुआ है अंबानी अडानी की संपत्ति को लेकर, आम आदमी की विपत्ति को लेकर, ऐसा क्या रिश्ता बन रहा है कि आपदा में अवसर कहा जा रहा है? देखिए, आम आदमी विपत्ति में है और अडानी अंबानी की संपत्ति में हजारों गुना की वृद्धि है। आपदा में अवसर शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया था कि इस कोरोना की महामारी में, इस आपदा में आप लोग अवसर तलाशिए। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, जहां पर मैं बैठा हूं इस वक्त, आदित्यनाथ की सरकार ने कोरोना घोटाला किया। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया। 1600 रुपये में मिलने वाला थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 800% कमीशन खाए गए कोरोना में। पीपीई किट का घोटाला हुआ। यहाँ पे हेमाटोलॉजी एनालाइजर एक उपकरण आता है, उसकी खरीद में 1,45,000 वो सरकारी पोर्टल पे दाम लिखा हुआ है, 3,30,000 रुपए में चाइना की कंपनी से आदित्यनाथ जी की सरकार ने खरीदा। तो आपदा में अवसर यही तो है। इतने बड़े आरोप हैं, इतने बड़े आरोप हैं। कुछ आरोप तथ्यों के साथ हैं, प्रमाण के साथ हैं, कागज के साथ हैं। और 1-2 जिले में नहीं, 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार हुआ है। आपने किया क्या? एक एसआईटी बना दी। आज एसआईटी जो है वो आदित्यनाथ सरकार का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी मारे गए, एसआईटी बना दो। पुलिस के जवान मारे गए, एसआईटी बना दो। हाथरस कांड हुआ, एसआईटी बना दो। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, एसआईटी बना दो। कोरोना घोटाला हुआ, एसआईटी बना दो। 10 दिन में जांच रिपोर्ट आने की बात हुई थी। क्या हुआ कोरोना घोटाले की एसआईटी का? कितने लोगों पे एफआईआर हुई? कितने लोगों से रिकवरी हुई? कितने लोगों को जेल में भेजा गया? कितने लोग बर्खास्त हुए? आप संजय सिंह पे तो 14 मुकदमा कर रहे हैं 4 महीने के अंदर, क्योंकि मैं आपकी सरकार को बेनकाब कर रहा हूं। और जो कोरोना घोटाला कर रहे हैं, शमशान में दलाली खा रहे हैं, उन पे आपने कोई एफआईआर नहीं की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसी संवेदनहीन सरकार और सत्ता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से जहां पर कि वो भ्रष्टाचार के हर अवसर तलाश लेते हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे घोटाला सामने आया, शिक्षक भर्ती के घोटाले सामने आए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। और ऐसा नहीं है, मैं आपदा में अवसर ऐसे नहीं बोलता हूं। आपदा में अवसर इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके निकाले हैं। आप देखिए कि जिस समय लोग रेल की पटरियों पे मर रहे थे, जिस समय लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं, हमने वो दृश्य देखा कि मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ की बेजान जिंदगी के ऊपर से आंचल हटा रहा था, साड़ी खींच रहा था। हमने देखे ये तकलीफ के दृश्य। और इस दौरान अडानी अंबानी की संपत्ति हजारों गुना बढ़ रही है। आखिर क्यों हो रहा है? आप सारी पॉलिसी, सारी नीतियां उनको फायदा पहुंचाने के लिए लाते हैं। ऐसे समय में जब देश महामारी से जूझ रहा है, आपने 6 एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अडानी को बेच दिया। आप यहीं लखनऊ में चले जाइए, वहां पे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की जगह अब लिखा हुआ अडानी एयरपोर्ट। तो अडानी के नाम पे एयरपोर्ट अब चल रहा है। आप पूरे देश को बेचते जा रहे हैं, देश की संपत्तियां बेचते जा रहे हैं। बीपीसीएल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं। पूरा देश आप बेचते चले जा रहे हैं। और आप हिंदूवादी भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं, और आप सब कुछ हैं, भगवान भी। जैसे तमाम विपक्षी नेताओं का क्या स्टेक लगभग इस देश की राजनीति में, संसद सदन में क्या खत्म या कम हो गया है क्या, कि सरकार पक्ष के लोग कोई दबाव नहीं लेते विपक्ष का?
देखिए ऐसा विपक्ष की भी तो नाकामी मानी हर जाएगी। दौर में हमने ऐसा देखा है। कांग्रेस का भी एक शासनकाल था, 75 में उन्होंने इमरजेंसी लागू की इस देश के अंदर, 80 में उखाड़ कर फेंक दिया जनता ने, 77 में उखाड़ के फेंक दिया। 3 साल जो सरकार नहीं आई, उससे जो उम्मीदें थी लोगों की, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। 80 में फिर से उनको जिता दिया। तो लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत होती है, जनता के हाथ में अवसर होता है सबक सिखाने का। अभी बिहार में जाते जाते बचे हैं। अगर वहाँ पे कांग्रेस ने 70 सीटें नहीं ली होती तो शायद बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार वहाँ पे नहीं होती इस वक्त। आपके तंज बड़े वायरल हो रहे हैं मीडिया में कि कांग्रेस और बीजेपी का जो आप एक तरह का रिश्ता जोड़ते हुए हाथ के पंजे में कमल का फूल, नहीं, रिश्ता क्या नहीं। क्या है? मतलब ये सिर्फ चुनावी वक्त पे नाराजगी है नहीं, या ऐसा कुछ आपने? ना 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 मैं कोई भी चीज बगैर तथ्य के बोलता ही नहीं हूँ। आप गोवा में देखिए, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और एमएलए चले गए बीजेपी में। कर्नाटक देखिए, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, एमएलए चले गए बीजेपी में। मध्य प्रदेश देखिए, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, एमएलए चले गए बीजेपी में। तो आपको लोग जिताते हैं एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने के लिए, नफरत की राजनीति से छुटकारा पाने के लिए, सांप्रदायिकता की राजनीति से छुटकारा पाने के लिए, और आपके एमएलए जो है वो बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। राजस्थान में सरकार जाते जाते बची, आप चले गए वहां पे 70 सीट। आपका जब संगठन नहीं है, आप वहां पर लड़ नहीं सकते। आपने क्यों 70 सीटें ली? एक बड़ा हिंदी भाषी राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता था, कांग्रेस की जीत की वजह से आज वो राज्य बीजेपी के हाथ में चला गया। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस अपने फायदे के चक्कर में वो बीजेपी का फायदा करती जा रही है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। खैर, ये तमाम क्षेत्रीय दलों के बीच ये विमर्श हो रहा है कि क्या भाजपा कांग्रेस द्विदलीय सिस्टम की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं देश को, वो एक अलग और लंबी डिबेट का हिस्सा है। संजय सिंह सब पर हमला बोलते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, यहाँ के मुख्यमंत्री की बात आती है, योगी आदित्यनाथ की बात आती है, तो कुछ एक्स्ट्रा आक्रामक हो जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या कि संजय सिंह को लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रामक आप यहीं दिख रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि अगर आप आक्रामकता या भाषा पे जाएंगे तो हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर इसकी रेटिंग की जाए कि सबसे ज़्यादा अभद्र टिप्पणी, असभ्य भाषा का इस्तेमाल कौन करता है, तो उसमें भाजपा ही आएंगे। वो गिरिराज सिंह हैं, साक्षी महाराज हैं, आदित्यनाथ हैं, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। तो उस डिबेट में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। हाँ, यहाँ के हाल। आपने कहा कि साहब न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा था। 3.5 साल पहले आपको 325 सीटें जनता ने देके जिता दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? आपकी पूरी ऊर्जा किस में लग रही है? हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, घोड़ी पे दलित को नहीं बैठने देना है। इसी राज्य के अंदर हो रहा है। हम 73 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन यहाँ घोड़ी पे दलित बैठ के नहीं चल सकता, उसको मार के नीचे उतार दिया जाएगा। यहाँ पे अभी बुंदेलखंड का मामला सामने आया था, दलितों ने मटके से पानी पी लिया, तो उसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश को आप फिर से उसी काल में लेके जा रहे हैं जहाँ पे दलित को और पिछड़े को जीने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम आज अति पिछड़ी जातियाँ, वो चाहे पाल हो, वो चाहे राजभर हो, चाहे नाई हो, निषाद हो, यादव हो, कुर्मी हो, लोध हो, कश्यप हो, आप तमाम इन जातियों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए, उनसे बातचीत कीजिए, कितने उम्मीदों के साथ उन लोगों ने इनको वोट दिया था। आज हर आदमी दुखी है, हर आदमी तकलीफ में है, और तकलीफ की पराकाष्ठा आप इस बात से तय कर सकते हैं कि हाथरस कांड के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा हम हिंदू धर्म त्याग के बौद्ध धर्म अपनाएंगे। आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। आप अपनी नाकामियों को खाली बड़ी बड़ी बातों से छिपाना चाहते हैं। मिशन शक्ति के बोर्ड लगा रहे हैं आप, 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 7 साल की बच्ची के साथ आपके खुद गृह जनपद में गोरखपुर के अंदर बलात्कार हुआ। आप बताइए मुझे, इस पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? 51 लाख बच्चों ने 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में फॉर्म भरे और नौकरियों के लिए उन्होंने इम्तिहान दिए। 11,000 भर्तियों के लिए 51 लाख बच्चे बैठते हैं, और उसमें से एक बच्चे को आज तक नियुक्ति नहीं मिली। तो आप रोजगार दे नहीं सकते, सुरक्षा महिलाओं को दे नहीं सकते,
छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और तो और छोड़िए, 73 साल की आज़ादी में पहली बार ऐसा यूपी में देखने को मिल रहा है कि बेटियां नाउम्मीद होकर अपने आप को जला ले रही हैं, जहर खा ले रही हैं, छत से कूद जा रही हैं, अपनी जान ले रही हैं, कह रही हैं नहीं हमें इन आदित्यनाथ की सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं। इतनी नाउमीदी है, इतनी दुश्वारियां हैं, इतनी मुसीबतें हैं, तो ऐसे वोट क्यों मिल रहे हैं? अभी बाईपोल कुछ ही दिन की बात है, बाईपोल में भी ठीक ठाक 35% से ऊपर वोट मिले हैं भाजपा को। इसका सीधा तो क्या विपक्ष अभी तक इसका विकल्प देने में नाकाम है? दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये कि नाउम्मीदी चारों तरफ से है जनता को। शायद सत्ता पक्ष से तो नाउम्मीदी है ही है, और विपक्ष को जितनी मजबूती से इनके खिलाफ लड़ना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। इसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एक समय भी आता है जब एकाएक लोगों में ये होता है कि भाई हमें से सत्ता को उखाड़ना है, परिवर्तन करना है। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव को कहीं कोई गिर नहीं रहा था चुनाव में, लेकिन अचानक देखिए एक उभार आया वहाँ पे। तो हो सकता है वक्त के साथ आपको उत्तर प्रदेश में भी ये बदलाव देखने को मिले। लेकिन इस चुनाव की अगर आप बात करते हैं, 6 सीटें बीजेपी की थी, वही 6 सीटें आई। लेकिन इसके साथ दूसरा पक्ष भी ये है कि 5% इनका वोट शेयर कम हुआ है। अच्छा, 2017 के मुकाबले 2017 के मुकाबले 2020 के बाई इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 5% कम हुआ है। अगर यही ट्रेंड आगे चलता रहा तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसका मतलब 5%, वो चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, वो चाहे दलित समाज के लोग हों, वो चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो आपसे दुखी थे वो कटे हैं इस चुनाव में। जबकि आमतौर पे आप देखते होंगे कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें सत्ता पक्ष का ही बोलबाला रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हम लोग जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा के, चिकित्सा के, बिजली के, पानी के, अपराधीकरण के, भ्रष्टाचार के, किसान के, एमएसपी के, महिला सुरक्षा के, और इसके साथ साथ जातिवाद के, इन तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। बिजली का स्मार्ट मीटर, वो स्मार्ट मीटर है, स्कैम मीटर है। 30% अगर एक स्मार्ट मीटर तेजी से भाग रहा है और पिछले 2 साल से भाग रहा है, तो आप कल्पना कीजिए अगर किसी ने 2 लाख का बिल दिया है 2 साल के अंदर, तो 60,000 रुपये ज़्यादा उससे लिए गए। किसी ने 5 लाख का बिल दिया तो 1.5 लाख रुपए उससे ज़्यादा लिए गए। तो इसका मतलब कि आपने खुलेआम जनता को लूटने का काम किया, उनकी जेब काटने का काम किया। बिल्कुल आखिर में एक सवाल ये है, सबसे बड़ा आरोप जो आम आदमी पार्टी पर लगता है, खासकर आप पर लगता है, कि कोरोना जैसी महामारी में राजनीति कर रहे हैं संजय सिंह। समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ कहती और इस पर सवाल सच में बनते हैं। अभी दिल्ली के जो हालात हैं वहाँ भी अरविंद केजरीवाल की सरकार भी बहुत सफल नहीं हो रही कोरोना रोकने में। दोनों में फर्क क्या आप बता पाएंगे? ऐसा क्या है कि एग्जम्प्ट कर दें अरविंद? अच्छा, क्या राजनीति हम कर रहे हैं जरा वो बताइए आप। अभी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1,60,000 टेस्टिंग हम कर रहे हैं, और दिल्ली में हम 65,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 2 करोड़ की आबादी में हम 65,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, और 24 करोड़ की आबादी में आप 1,60,000 टेस्टिंग कर रहे हैं। का खेल है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कोरोना को छिपा रहे हैं। आप कोरोना जैसी महामारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इस संकट से बचने के लिए एक नकली तरीका आपने अपनाया है। एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने उसको, आप कहेंगे तो मैं अभी भी दिखा सकता हूं, कि फर्जी नामों से टेस्टिंग दर्ज की जा रही है। व्यक्ति है नहीं, 100 टेस्टिंग किट उखाड़ के फेंक दिया गया और दिखा दिया गया साहब इनकी टेस्टिंग हो गई, टारगेट पूरा हो गया। तो अगर आप इस तरीके से और कह रहे हैं कि यही मॉडल पूरे देश को, अरे तो भाई ये फर्जी वाले का मॉडल पूरे देश को मत सिखाइए आदित्यनाथ जी। इस सरकार को ना अपराध रोकने से मतलब है, ना रोजगार देने से मतलब है, ना किसान को एमएसपी देने से मतलब है, ना व्यापारी को सुरक्षा देने से मतलब है। तो इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ मतलब है हिंदू मुसलमान करने से, अगड़ा पिछड़ा करने से, दूसरी जातियों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करने से। इसी काम में पूरी अभी आप जहरीली शराब का बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी तक किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या है अभी इनमें नाराजगी किस बात को है? सरकार अपना काम नहीं कर पाई क्या? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहरीली शराब से लोग मरे, मेरठ के अंदर जहरीली शराब से लोग मरे, फर्रुखाबाद में जहरीली शराब से लोग मरे, बागपत में जहरीली शराब से लोग मरे, हापुड़ में 12 लोग मर गए जहरीली शराब से। और आदित्यनाथ जी की पुलिस जानते हैं क्या कहती है? कहती साहब 11 लोगों को हार्ट अटैक आ गया, ये मर गए। आपने दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण सुना है कि एक बस्ती में 11 लोगों को एक साथ हार्ट अटैक पड़ गया?
और उसमें 2 अज्ञात शव है और उनको बगैर आपने पोस्टमार्टम किए जला दिया, क्योंकि सबूत मिटा दिए। छुपाया क्यों जा रहा है? सबूत क्यों मिटाया? सबूत मिटाने के पीछे का कारण, आज प्रयागराज में 6 लोग मर गए जहरीली शराब से, कारण करोड़ों रुपए की उगाही का धंधा है। जहरीली शराब के नाम पे अधिकारी, अपराधी, नेता, मंत्री ये सब मिलके पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसा नहीं है, इनके नाक के नीचे अगर जहरीली शराब बिक रही है, और अभी से नहीं, कई घटनाएं मैंने आपको बताया, ये सारे जिलों की घटनाएं मैंने बताया आपको। तो अगर जहरीली शराब पर आप रोक नहीं लगा रहे हैं तो इसके पीछे वो सिंडिकेट, वो एक गठजोड़, वो एक नेक्सस काम कर रहा है, अपराधी, नेता और अधिकारी का, जिसके कारण से कि खुलेआम उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का धंधा चल रहा है और लोगों की जान जा रही है। अभी विपक्ष के नेता होने के तौर पर आप तमाम, सत्ता पक्ष तो नाराजगी है ही, आपके दल के लोग और उसमें आप भी शामिल हैं, मीडिया पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है, तमाम झूठ रच रहा है। ऐसा कोई उदाहरण है क्या आपके पास? अरे भाई, आप एक चीज़ बताइए कि ठीक है, एयर स्ट्राइक आप कीजिए, उससे हम लोगों को भी ये लगता है कि नहीं, देश के अंदर एक मजबूत सरकार है, लेकिन फर्जी एयर स्ट्राइक मत कीजिए। सेना जिस एयर स्ट्राइक को नकार रही है, उस एयर स्ट्राइक को सब तमाम टीवी चैनल और तमाम वरिष्ठ पत्रकार गुणगान करने में लगे हुए हैं। आप इसको किस रूप में देखेंगे? क्या आप साबित करना चाहते हैं? ऐसा क्यों करते हैं पत्रकार? कुछ वजह होगी, आप लोग भी कहीं ना कहीं सरकार में हैं, आपको पता होगा क्या कि सरकारों के प्रति इस तरह से क्यों नरमी दिखती है? देखिए, ऐसा है कि पूरी पत्रकारिता इस वक्त चाटुकारिता में तब्दील हो चुकी है, और उस चाटुकारिता के बीच में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा चाटुकार है। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि कई बार तारीफ के पुल, आप बताइए ना कि कितना कोरोना इस देश में ताली बजाने से और थाली बजाने से ठीक हुआ, लेकिन कोई भी बेवकूफ़ी की योजना हमारी सरकार लेके आ जाती है, पूरा उसको ढोल नगाड़ा पीटने लगते हैं सारे चैनल के लोग। अब 9 मिनट अपने घर के अंदर बत्ती बुझा के और अंधेरे में आप रहिए, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा? ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले सरकार करती है, और उसका भी गुणगान करने में अगर मीडिया लगा हुआ है तो क्या कहेंगे आप इसको? आप मुझे बताइए। तो इसलिए काम क्या हो इसकी कोई चिंता नहीं है, कैसे देश की तरक्की हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, इसकी चिंता नहीं। दिन रात खाली मीडिया का एक ही काम है, गुणगान करना। तो गुणगान करने से तो हो सकता है आपका फायदा हो जाए, जनता का तो फायदा नहीं होने वाला। सत्ता पक्ष कुछ भी करता है तो उसका गुणगान किया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि अब जब कुछ भी नहीं करता सत्ता पक्ष, उसका भी गुणगान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी एक फर्जी एयर स्ट्राइक के बारे में जितना कॉन्फिडेंट होते हुए टीवी एंकर, खासकर रूबिका लियाकत जैसे एंकरों के जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, हैरान करने वाले हैं और शर्मसार करने वाले हैं कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप उस घटना के बारे में बता गई जिसका कोई वजूद नहीं है। किसी अन्य वीडियो पे, किसी फर्जी वीडियो पर इस तरह के नरेशन दिखाते हैं कि सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए किसी भी हद तक इस देश के पत्रकार जा सकते हैं। धन्यवाद।